हेलो डियर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मुगल शासनों द्वारा जो हमारे भारत देश की जनता पर जो लगाए गए थे कर, वो कितने प्रकार के कर थे, कौन कौन से कर थे जो मुस्लिमों को और गैर मुस्लिमों को दिए जाते थे मुगल शासन में। ठीक है, हम बात करेंगे। पहला जो कर था धार्मिक कर था। ठीक है, पहले हम इनको लिख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। धार्मिक कर, जजिया कर, जजिया कर था, और जकात था, और खुस्म था, और खराज था। ये जो कर है नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कर है। धार्मिक कर, जजिया कर, जकात, खुस्म, खराज। ठीक है, ये जो धार्मिक कर था, कैसा कर था? ये धार्मिक कर था जो मुगल शासन में हिंदू लोग जो होते थे, वो अगर कोई भी धर्म का अनुष्ठान करेंगे, किसी चीज़ का पूजा पाठ करेंगे, किसी चीज़ का मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो क्या होगा, धार्मिक कर के रूप में देना होगा। किनको देना होगा? हिंदुओं को देते थे। हिंदू लोग किसको देते थे? मुगल शासन को देते थे। मुगल शासक को, यानी शासन को मान के ले। धार्मिक कर ऐसा कर था जो मुगल लगाए थे हिंदुओं के ऊपर, जब कभी ये अपनी पूजा पाठ या कोई यज्ञ करवाते थे तो उनको कर के रूप में देते थे। ठीक है, जजिया कर, ये कौन सा कर है? जजिया कर लगता धार्मिक कर है, लेकिन जजिया कर संपत्ति कर है। देखिए, जजिया कर पहले यही समझ लीजिए, जजिया कर संपत्ति कर है। बहुत लोग को जजिया कर धार्मिक कर है, क्योंकि जजिया नाम एज लाइक मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन बहुत सी चीज़ लगने से होता नहीं है। तो लगता तो जजिया कर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का ऊपर लगाया कर है, लेकिन ये कर संपत्ति कर है। और संपत्ति कर भी ऐसा है, ये भी हिंदुओं के ऊपर लगाया गया था। ठीक है, ये कर किस ऊपर लगाया गया था? जजिया कर हिंदुओं के ऊपर ही लगाया गया था, हिंदू के ऊपर। इन जजिया कर लगाने का तात्पर्य ये था कि आपके पास जो संपत्ति है, आप उसमें कर के रूप में जब तक देते रहेंगे, तब तक आप अपने धर्म का पालन करेंगे। ये संपत्ति कर है, अपनी संपत्ति का कर दीजिए। जिस दिन आप कर नहीं देंगे, उस दिन आप हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम कम्युनिटी को अपना लेंगे, क्योंकि जजिया कर जो था मुस्लिम पे नहीं था, गैर मुस्लिम पे था। ठीक है, ये समझिए जजिया कर का मतलब क्या था? ये गैर मुस्लिम से लिए जाने वाला कर था। गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर था। ज़कात क्या होती थी? ज़कात मुस्लिम कम्युनिटी 2.5% देते थे, 2.5% लेते थे। शासन, कौन शासन? मुगल शासन हो। मतलब इसमें 2.5%, 2.5% लिया जाता था मुस्लिमों से ज़कात, जिससे कि इनका सिस्टमेटिक जो और भी लोगों ने दिया जा सके, इसलिए लिया जाता था। ये चीज़ मुस्लिमों से लिया जाता था। हिंदुओं से धार्मिक कर लेते थे कब? जब अनुष्ठान, पूजा पाठ या बहुत बड़ा प्रोग्राम करना होता था, तो हिंदू से धार्मिक कर लेते थे। जजिया कर भी हिंदू से लिया जाता था, ये गैर मुस्लिमों पर लगाया गया था। ठीक है, तो इसमें वो लोग भी थे, केवल हिंदू ही नहीं, और भी जो धार्मिक के लोग थे वो भी दिया करते थे। क्योंकि गैर मुस्लिम में मुस्लिम छोड़ के सारे धर्म के लोग आ जाते हैं, दोनों ज़कात 2.5% लेते थे। ठीक है, खराज क्या होती थी? खुस्म क्या होता है? खुस्म युद्ध में जीती गई, संपत्ति का बंटवारा करते थे। संपत्ति क्या करते थे? बांट देते थे, या फिर कह लीजिए बंटवारा करते थे। तो 4.5 भाग क्या करते थे? सेना में देते थे। कितना? 4.5 भाग सेना में देते थे, सेना को, और
कितना है 1/5 भाग कर कहाँ जाते थे राजकोष में, जिससे कि देश चल सके। राजकोष लिखे राजकोष। तो क्या करते थे ये लोग, खुश में है ये युद्ध में जीती गई संपत्ति है, और 4/5 भाग सेना में देते थे। जो लोग सेना में मुगल सेना थी उनको उनके लिए होता था 1/5 भाग राजकोष में, जिससे कि देश संसार अच्छे से चल सके, इसके लिए दिया जाता था। ठीक है, लेकिन जो शरीयत के अनुसार है, ठीक है, जो शरिया है, जो अभी एक कुरान का अच्छा पार्ट है या फिर अच्छी पुस्तक है, उसमें क्या है उल्टा है। इतना भाग किसको देते थे राजकोष में, और इतना भाग सेना में दिया जाता था, मतलब इसके अपोजिट। लेकिन फिर एक वो आए अलाउद्दीन खिलजी, जो इन्होंने इसको फिर सिस्टमैटिक जैसे था वैसे कर दिया। और ये खराज क्या हो, खराज ये दिया जाता था गैर मुस्लिम किसानों से, किस रूप में, भू राजस्व के रूप में। गैर मुस्लिम किसानों से लेते थे, किस रूप में, भू राजस्व के रूप में। किस रूप में, भू राजस्व के रूप में लेते थे खराज। ठीक है, बुरा समझते हैं, जैसे आप संपत्ति पे अपना कार्य कर रहे हैं, जोत रहे हैं, बो रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, तो उस पर भी ये लोग मुगल शासन के लोग कर लगाए थे। ठीक है, ठीक हो गया। अभी बता दें जजिया कर, धार्मिक कर लगाया कौन था, औरंगजेब ने। ठीक है, और एक किसके बाद आया था, ये अकबर शासन काल के बाद आया था। ठीक है, कौन अकबर, प्रथम अकबर सेकंड भी है। ठीक है, एक औरंगजेब का लड़के के नाम भी अकबर है, जिसे हम सेकंड नाम देते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, नहीं आप भूल जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ गई। और साथ ही इसके बाद हम ये जान लेंगे कि जानें कि इन करों को देने में किन के लिए छूट था। अब आपके मन में क्या विचार आएगा, किन छूट था, इन करों को देने की किसे छूट था, छूट थी किनको, विधवा लोग लिए, विधवा औरत हो, ब्राह्मण, विकलांग, और मानसिक पीड़ित लोग। ठीक है, इन जो कर को देने वाले लोग थे उनके लिए छूट था, विधवा को, ब्राह्मण को, विकलांग लोग को, और जिनकी मानसिक स्थिति ठीक है, मतलब जो काम वो नहीं कर पा रहे वो लोग से कर ले के रूप में नहीं लिया था, उनके लिए छूट थी। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे चौथ क्या होता है। चौथ और सरदेशमुखी, इसको आप जान रहेंगे तो हो सकता है ये आपके प्रीलिम में या मेंस में लिखने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। चौथ क्या होता है, जब राजा लोग किसी राज्य पे लड़ाई करने जाते थे, उस राज्य को जीत लेते थे, लेकिन उस राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाते थे। कब नहीं, क्या नहीं करते थे, राजा लोग क्या करते थे, राज्य को तो जीत लेते थे, लेकिन क्या करते थे, अपने राज्य में नहीं मिलाते थे।
नहीं मिलाते थे, ठीक है, नहीं मिलाते थे, तो यहाँ से कितना लेते थे, 1/4 भाग राजस्व के रूप में लिया करते थे पर मंथ पर ईयर, जैसा जिसका सिस्टम बैठता था। 1/4 भाग लेने के बाद यहाँ का जो राजा होता था, जो भी होता था, उसको दे देते थे। आप हमें मंथली या ईयरली जैसी बात होती होगी, 1/4 भाग वो अपने राजस्व का इनको दे देगा, कौन, जीते हुए राजा को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ की जनता कैसे भी जीवन यापन करे, यहाँ को कोई भी राजा आके आक्रमण करे, उससे कोई मतलब नहीं होता था, ठीक। चलिए बात समझे। अब साइलेंस मुखी देखेंगे। ठीक है, साइलेंस मुखी हो गया। इसमें क्या होता था, इसमें वही परंपरा, राजा लोग क्या करते थे, राज्य को जीतते थे, उसे अपने राज्य में मिलाते थे और 1/10 भाग लेते थे। जहाँ पे सदस्य मुखी क्या होता है, किसी राज्य के लोग जीत लेते थे, उसे अपने राज्य में से इनके राज्य के बीच में कोई राज्य है तो बेसिकली क्या होगा, भू मतलब जो अर्थ होगा वो तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ के सिस्टम को मिल जाएगा, ठीक है। राज्य को जीतते थे, यहाँ से 1/10 भाग लेते थे और ये क्या करते थे, वहाँ पे जो भी राजस्व होगा, जो भी कार्य होगा, इनके कहने के अनुसार होगा। वहाँ पे कुछ कभी कोई राजा आक्रमण करेगा तो अपनी सेना भी देंगे, वहाँ के लोगों के लिए जो भी कुछ दिक्कतें होंगी वहाँ पे जाया भी करेंगे। तो आप देखिए, चौथ है सरदेश मुखी। अब आप बताइए ठीक कौन है, 1/4 भाग ले के छोड़ दो या 1/10 भाग ले करके उनको जीवन भर पालने का प्रयास करो, कौन सा ठीक है। देखो यहाँ पे 1/4 भाग मिल रहा है, चौथ में किसी राज्य को जीतते हैं, उसे 1/4 भाग ले रहे हैं, वो फिर बाद में कुछ भी करें, हमें 1/4 भाग से मतलब है। 1/10 भाग ले रहा था देश मुखी और वहाँ के लोगों को देखिए ये करे वो करे, तमाम दूसरे काम भी है। लेकिन लोग पता नहीं क्या समझ लेते थे, सरदेश मुखी तो दे देते थे हारे हुए राजा को, लेकिन चौथ नहीं देते थे, पता नहीं क्या थिंक रहती थी। अगर मान लो लग बाई चांस अगर मैं वहाँ होता तो मैं चौथ देता, कहता भाई तुम ले जाओ, पूरे राज्य को ले जाओ, बस करके मुझे 1/4 भाग दे देना, समय को आ जाना चाहिए, नहीं तो समझना कि हम आ जाएंगे। ये ठीक है, ठीक है। चलिए चीज़ें हुई जितना हमें बताया था, तो हम इसी से क्लास लेकर आते रहेंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, ठीक है।